जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10th की मैथ्स चल रही है और आज अपन डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.3। साथियों, प्रश्नावली 3.3 में जो एक इम्पोर्टेंट विधि थी विलोपन विधि, वो अपन ने पिछली क्लास के अंदर कवर करी थी और फर्स्ट क्वेश्चन के अपन ने वहाँ पर अच्छी तरह से डिस्कस किया था। साथियों, आज अपन इसी प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले अपन लैंग्वेज को समझेंगे और उस लैंग्वेज को समीकरणों के अंदर लेकर के आएंगे और देन आपको वही काम करना है जो अपन ने क्वेश्चन 1 में पढ़ा था कि विलोपन विधि से उन समीकरणों को हल करना है, यानी हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। साथियों, सीधा क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। साथियों, इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। ठीक है साथियों, तो इसको देखिए। इसमें आपको बोला गया है कि कोई भिन्न है जिसमें अंश में एक जोड़ा जा रहा है और हर में से एक घटाया जा रहा है। यानी अपन बात करते हैं अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल बात बताऊं, मैंने यहाँ आपको भिन्न पता है क्या? नहीं पता है। यानी जब कोई चीज़ अपने को इन समीकरण इस लैंग्वेज के अंदर इस लैंग्वेज के क्वेश्चन को सोल्व करने के आपको जब भी ऐसा लगे कोई चीज़ कि हमें वो चीज़ पता नहीं है, तो उस चीज़ को आप मान लो। यानी मुझे भिन्न पता नहीं है तो मैंने भिन्न को मान लिया, और भिन्न को मानने के लिए मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। एक तो मुझे चाहिए अंश और एक मुझे चाहिए हर। तो मैंने साथियों यहाँ अंश को x मान लिया और हर को क्या मान लिया? y मान लिया। अब जैसा सवाल कह रहा वैसा कर लेंगे। उसने बोला कि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो ये अंश में एक जोड़ दूंगा। उसने बोला हर में से एक घटा दिया जाए तो ये हर में से एक घटा दूंगा। तो उसने बोला भिन्न कितनी बन जाती है? एक बन जाती है। तो नई भिन्न आ जाएगी आपके एक, और उसके बटा में मैं एक लिख दूंगा। तो इस तरह से मैं जब इनको सोल्व करूंगा तो समीकरण नंबर 1 मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ यही माइंडसेट बनाना है साथियों कि मुझे इन सवाल के अंदर किसको क्या मानना है। तो सिंपल सी बात, आपको पता चल गया होगा कि मैं अंश तो मानूंगा x और भिन्न का हर मान लूंगा y, ताकि भिन्न बन जाएगी आपके x बटे y। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉपर वे के अंदर कि माना अपन लिखेंगे, माना भिन्न का अंश x है। क्या लिखेंगे? माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? x। तथा भिन्न का जो हर है, हर मैंने मान लिया साथियों y। तो अभिष्ट भिन्न क्या बनी आपके पास? फाइनली भिन्न बन गई आपके पास अभिष्ट भिन्न, और वो भिन्न बनी है साथियों x बटे y। क्योंकि अंश x है, हर y है, तो x बटा y आपको क्या मिल गए साथियों? भिन्न मिल गए। ठीक है, यहां तक सब अच्छी बात है। अब बात करते हैं अपन प्रश्नानुसार। किसके अनुसार बात करते हैं? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा अपन कहेंगे। इसको मैं कभी कभी आपके एटीक्यू भी लिख सकता हूँ। एटीक्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर हिंदी में बोले तो प्रश्नानुसार। ठीक है साथियों, अब प्रश्न के अनुसार पहली स्थिति की बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्थिति। फर्स्ट स्थिति में साथियों क्या बोला गया है, हमें इस अंश और हर के साथ में क्या क्रिया करनी है? तो बोला गया कि अंश में एक जोड़ा जाए और हर में से एक घटाया जाए। तो जैसा बोला वैसा किया। अंश में मैंने एक जोड़ा, हर में से मैंने एक घटाया। तो उसने बोला भिन्न कितनी बन जाती? एक बन जाती है। यानी एक बनती है, उसके नीचे में एक लिख दूंगा तो भी वो एक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है कि मैं इनको वज्र गुणा करके इसको समीकरण का रूप दूं। तो बिल्कुल आप उस रास्ते को अप्लाई करें। यहाँ मुझे करना पड़ेगा वज्र गुणा। क्या करना पड़ेगा? वज्र गुणा करने पर बिल्कुल करो। एक को x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा। y माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो y माइनस 1 ही आएगा। समीकरण बनानी है तो मैं इनको एक तरफ कर लेता हूं। ठीक है साथियों, कैसे करूंगा? तो y को इधर लेकर के आऊंगा तो वो हो जाएगा x माइनस वाई, और इस प्लस 1 को उधर भेज दूंगा तो माइनस 1 उधर बेटा, एक प्लस 1 उधर हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा x माइनस वाई बराबर -2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? माइनस। ये आपको मिल गई है समीकरण नंबर 1। ठीक है साथियों, तो अपन ने पहली स्थिति से पहली समीकरण बना दी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी स्थिति, यानी अपन बात करते हैं यहाँ पर सेकंड स्थिति की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सेकंड स्थिति की बात करते हैं। और सेकंड स्थिति में क्या बोला गया साथियों? क्वेश्चन को ढंग से रीड करें। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि हर में एक जोड़ दे।
यानी आपको केवल हर में एक जोड़ना है तो भिन्न आपकी 1/2 हो जाती है। अंश के साथ कुछ नहीं करना है। तो देखना साथियों, अंश को मैं ऐसा का ऐसा रखूंगा, हर में मुझे एक जोड़ना तो y+1 हो जाएगा और भिन्न आपकी 1/2 हो जाती है। तो अब ये किसके बराबर हो गया? 1/2 के बराबर हो गया। अब रास्ता वही है आपके पास, आप क्या करोगे? वज्र गुणा करोगे। क्या करोगे? वज्र गुणा करने पर तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2x आएगा, y+1 1 से गुणा होगा तो y+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें? तो y को इधर भेज दो तो 2x, y इधर आएगा तो -y और उधर क्या बचा? 1 और ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार साथियों हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंप्लीट रूप से मिल चुकी है। अब हमें इन समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से क्या करना है? हल करना है। तो आप यहां तक इसको अच्छे से नोट कर ले, क्लास को रोक करके, और आगे मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको विलोपन विधि से हल करता हूं। x और y का मान ज्ञात करते हैं, यानी भिन्न का अंश और हर ज्ञात करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको कंप्लीट तरीके से नोट कर ले। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, इसका मतलब आपका दिमाग कहाँ जाएगा? सीधा सीधा उन दो चर के उस चर के ऊपर जाएगा जहां पर चिन्ह अलग अलग आ रहा है। तो आप देखोगे कि x वाला भी प्लस वाला है, ये भी x वाला प्लस वाला, ये y भी यहाँ पर माइनस वाला, ये y भी माइनस वाला। तो इसका मतलब वो रास्ता तो अपन अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका दूसरा दिमाग आपको ये लगाना है साथियों कि अब आपको समीकरण जोड़ने से काम नहीं बनेगा, अब आपको समीकरणों को क्या करना पड़ेगा? आपस में घटाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा करूं कि इस समीकरण में से अगर इस समीकरण को घटाऊंगा तो ये माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, और ये माइनस का y ये प्लस का y, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इसका मतलब हमें दूसरा वाला रास्ता अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा घटाना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर एक समस्या आपके पास ये आ जाती कि अगर ये आपके 2y होता, फिर क्या करते हैं आप? तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो समीकरण 2 थी इसको भी आपको 2y बढ़ाना पड़ता, बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो y का गुणांक बराबर नहीं होगा तब तक आप घटाओगे तो वो चीज आपके विलोपित नहीं होगी। देखिए, विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें उस चीज को विलोपित करना है, गायब करना है। और गायब कैसे किया जाता है? भाई मैंने बोला आपके पास 5y है, इस 5y को गायब कैसे करोगे? तो -5y करके उसके जैसा सेम चाहिए, लेकिन चिन्ह में क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके कोइंसिडेंट क्या हुआ है कि ये चिन्ह आपके सेम आ गए, लेकिन क्या हुआ कि ये भी एक है और ये भी एक है। अगर यहाँ पर संख्या अलग होती, माना कि ये 3y होता, -3y, और ये आपका -y, तो इसके उस ऊपर वाले को भी मैं क्या करता? -3y बढ़ाता, ताकि मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल विलोपित हो जाएगा। तो आप बात को समझ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो जैसे आप घटाओगे तो पहले उसको व्यवस्थित रूप से लिख दो। 2x माइनस वाई बराबर 1। इसमें से आप क्या घटा रहे हो? x माइनस वाई बराबर -2। अब मेरी बात सुनो, जब भी अपन घटाते तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अभी ये प्लस है ना, अब चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो गए? कट गए। हमें इनको काटने के लिए, विलोपित करने के लिए ही ऐसा किया, घटाया अपन ने। ठीक है, अब देखो 2x माइनस एक्स, अब इस प्लस को भूल जाना है ना। 2x माइनस एक्स करोगे तो कितना आएगा? x आएगा। ये तो आपका कट गया, बराबर ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1 कितना होगा? 3 होगा। तो फाइनली आपको x का मान कितना मिल गया है? 3 मिल गया है। अब x का मान आप समीकरण 1 में लिखो या 2 में लिखो, आंसर सेम आएगा, लेकिन हम उस समीकरण में रखेंगे जहां अपना काम क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है। तो ये समीकरण थोड़ी बड़ी दिख रही है तो इसमें लिख दो आप। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है साथियों, तो समीकरण 1 में पुट करो, जहां x दिख रहा वहां 3 लिख दो। तो यहाँ x है ना, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3 माइनस वाई बराबर -2। हमें एक्चुअली किसका मान चाहिए? यहाँ पर y का मान चाहिए, तो इस 3 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर, ये प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3, तो माइनस का 2 पहले ही है और ये हो गया माइनस का 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 जुड़ेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर -5, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। तो फाइनली y बराबर आपके पास आ गया 5। तो x बराबर आ गया 3 और y बराबर 5 आ गया। और x हमने किसको माना था? अंश को माना था, और y किसको माना था? हर को माना था। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपको उत्तर मिल गया है। अतः
अतः भिन्न का अंश, अतः भिन्न का अंश, अंश यानी आपके पास क्या हो जाएगा x, और x बराबर कितना आ गया है 3 आ गया है, तथा हर कितना आ गया है, तो आप बोलोगे हर आ गया आपके पास 5 आ गया, कितना आ गया है 5 आ गया। अतः भिन्न क्या बन गई आपके पास, अतः भिन्न, भिन्न बन गई है साथियों 3/5 बन गई, कितनी बन गई है 3/5। ये आपको फाइनल आंसर मिल गया है। इसको ऐसा कैसा नोट कर ले। यहाँ अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि सबसे पहले हमें वर्तमान आयु देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु में 2 चीज़ों की देखनी पड़ेगी, एक अपने को नूरी की देखनी पड़ेगी, एक हमको किसकी देखनी पड़ेगी, सोनू की देखनी पड़ेगी। ठीक है, वर्तमान में इसकी अगर x मान लें और इसकी अपन y मान लें। ठीक है साथियों, पहले अपन एक चार्ट से समझते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद लैंग्वेज में डालेंगे इसको कि वर्तमान में 2 आदमी चल रहे हैं, यहाँ पे एक नूरी है और एक सोनू है। इन दोनों की मैंने आयु मान ली, नूरी की आयु मान ली मैंने x वर्ष, कितनी मान ली x वर्ष, और सोनू की मान ली मैंने y वर्ष। अब जैसा सवाल में बोला गया वैसा करते हैं कि यहाँ पर पहली स्थिति बोली गई है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो यह है वर्तमान की स्थिति। इससे अपन चलते हैं 5 वर्ष पूर्व। कैसे चलते हैं, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व अगर मैं बात करें तो वर्तमान से नूरी भी 5 साल छोटा हो जाएगा और उसका सोनू यानी वो भी क्या हो जाएगा 5 साल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी दोनों में से मुझे 5-5 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बात करते हैं नूरी की तो वो हो जाएगा आपके पास x-5, और बात करते हैं सोनू की तो वो भी हो जाएगा y-5। लेकिन इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, एक संबंध दे रखा है कि 5 साल पहले इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, क्या संबंध था। तो वो दे रखा हमें कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो 5 साल पहले जो नूरी की आयु दे रही थी आपको x-5, वो इस सोनू की आयु की, यानी सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, तो इसकी थी 3 गुनी। तो अब इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे 3 को अंदर ले जा करके, तो यहाँ पर इस पहली स्थिति से हमें मिलेगी समीकरण नंबर 1 मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमें बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 10 गुनी हो जाएगी। यानी ये तो 5 साल पहले की बात थी। अब अपन बात करते हैं 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। 10 साल बाद क्या होता है कि 10 साल बाद ये होता है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाती है, 10 गुनी हो जाती है। लेकिन सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि इनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो x और y है। 10 साल बाद नूरी की कितनी होगी, तो 10 साल बाद नूरी की आयु हो जाएगी आपके पास x + 10, क्योंकि 10 साल बाद यानी मुझे 10 वर्ष उसमें जोड़ना है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, तो 20 + 10 हो जाएगी। वैसे ही मैंने नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान रखी, x मान रखी है, तो 10 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी x + 10 हो जाएगी। ठीक है, और सोनू की कितनी हो जाएगी, तो वो y + 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y + 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके बीच का संबंध हमें पता होना चाहिए कि हमें 10 साल बाद क्या संबंध दे रखा है कि नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है, तो 10 गुनी। यानी इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, सोनू को 10 गुणा करूंगा तो वो नूरी की आयु के बराबर आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन था। तो अपन ने सबसे पहले सवाल को चार्ट से समझा, चार्ट से समझ में आ गया है। तो अब अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये चार्ट आपको एग्जाम में बनने की आवश्यकता नहीं, ये समझने के लिए, किसके लिए, समझने के लिए। अब अपन बात करते हैं कि सवाल को कैसे डील करना है, कैसे इसको सोल्व करना है। तो एक बार आप इस चार्ट को बना ले ऐसा, ताकि क्वेश्चन को आप नजर डालते समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या बोला गया है, कि 5 साल पहले क्या था, 10 साल बाद क्या था, वर्तमान में क्या मानना है। ये सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। यानी जब भी उम्र वाला सवाल आता है तो साथियों सबसे पहले आप वर्तमान उम्र को सोच ले कि 2 कैंडिडेट चल रहे हैं, यानी 2 लोग चल रहे हैं, तो दोनों की आप वर्तमान आयु मान ले। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक आपको वर्तमान आयु पता नहीं होगी तब तक आप ना तो 5 साल 10 साल पहले की निकाल सकते हो, ना 5 साल 10 साल बाद की निकाल सकते हो। यानी सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज पता होना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में उम्र क्या है। ठीक है साथियों, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और अपन क्या करते हैं, अब सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर साथियों मैंने नूरी की वर्तमान आयु को मान लिया x वर्ष और सोनू की मान लिया y वर्ष। तो माना नूरी की वर्तमान आयु और वो मैंने मान ली है कितनी, x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष है। तथा
सोनू की वर्तमान आयु तथा सोनू की वर्तमान आयु, और वो मैंने मान ली है कितनी है, तो y वर्ष है। कितनी है, y वर्ष। अब अपन पहली स्थिति पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में क्या बोला गया है, तो अपन बात करते हैं प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार में भी कौन सी स्थिति पे बात करते हैं, तो स्थिति नंबर 1 पर बात करते हैं। और पहली स्थिति में क्या बोला गया है, तो पहली स्थिति में बोला गया है आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 5 साल पूर्व जाना है। कहाँ जाना है, 5 साल पूर्व। यानी पहली स्थिति में लिख रहा हूँ 5 वर्ष पूर्व चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व चल रहे हैं, तो अब पूर्व यानी पिछली बात कर रहे हैं, तो 5 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस किससे किया जाता है, वर्तमान से किया जाता है। किससे किया जाता है, वर्तमान। तो 5 साल पहले मुझे बताओ नूरी की आयु कितनी होगी, तो आप बोलोगे x माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है। और सोनू की कितनी हो जाएगी, तो वो y माइनस 5 हो जाएगी। लेकिन नूरी और सोनू की आयु के बीच में संबंध दे रखा है कि जो नूरी की आयु होगी वो सोनू की आयु की कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी, 3 गुनी। तो मैंने सोनू की आयु का 3 गुना करके किसके बराबर कर दिया है, नूरी की आयु के बराबर कर दिया है। अब इस स्थिति से समीकरण बनानी हमें, तो समीकरण कैसे बनेगी, तो उसको विचार यहाँ पर ध्यान से देखें। x माइनस 5 बराबर, इस 3 को अंदर गुणा करा दो, ये हो जाएगा 3y। 3 को y से गुणा किया 3y। 3 को 5 से गुणा करो तो ये देगा 15, लेकिन प्लस माइनस माइनस के 15 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 15। यहाँ से समीकरण बनाते हैं, 3y को इधर लाओ और माइनस के 5 को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा x। 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, और माइनस का 5 उधर भेजो, देखो माइनस का 15 ऑलरेडी उधर है, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अब अपन देखते हैं x माइनस 3y, और अब देखो 15 और 5 दोनों अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह है तो हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, यहाँ पर इनका अंतर लेना पड़ेगा। तो 15 और 5 का अंतर होता है 10, और बड़ी संख्या माइनस की है तो यह देगा माइनस का, तो ये आ जाएगी आपके पास समीकरण नंबर 1। तो ये थी अपने पास कौन सी स्थिति साथियों, फर्स्ट स्थिति। अब बात करते हैं अपन सेकंड स्थिति पर। किसकी बात करते हैं साथियों, सेकंड स्थिति की बात करते हैं। और सेकंड स्थिति में आपको बोला गया है, तो वो बोला गया है 10 वर्ष पश्चात के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है, 10 वर्ष पश्चात के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर 10 साल बाद की बात कर रहा है, नहीं इसमें नूरी की आयु में भी 10 जोड़ना है और सोनू की आयु में भी 10 जोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने नूरी के अंदर भी कितना जोड़ दिया, 10, और सोनू के अंदर भी कितना जोड़ दिया, 10। लेकिन जो नूरी की आयु हमें 10 साल बाद तो पता चल गई है, लेकिन इन दोनों की आयु में अपने को संबंध क्या दे रखा है, तो संबंध दे रखा है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। कितनी गुनी है, 2 गुनी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुणा करेंगे 2y, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। 2y को इधर भेजो, ये हो जाएगा x माइनस 2y। इस 10 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 20 तो पहले पड़ा, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 में से 10 जाएगा तो 10। समीकरण नंबर 2। तो फाइनली हमें समीकरण नंबर 1 और 2 क्या है, मिल चुकी है, यानी हमने उस लैंग्वेज को समीकरण में डाल दिया है। अब अपन क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो अब अपन इन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं, और विलोपन विधि को अप्लाई करने से पहले अपन सबसे पहले दिमाग में ये चीज लेकर आएंगे कि कौन से चर जो आपका है जिसमें अलग अलग चिन्ह चल रहा है। तो आप देखोगे यहाँ किसी चर में अलग नहीं चल रहा है। एक्स वाले चर में भी प्लस प्लस है, तो वाई वाले के अंदर भी माइनस माइनस है, सेम सेम चिन्ह चल रहा है। तो अब अपने को दूसरी चीज ये थिंक करनी है, तो हमें समीकरण को घटाना है। तो घटाने के लिए ये देखेंगे कि कौन से चर के अंदर बराबर काम चल रहा है। तो आप देखोगे एक्स में बराबर है, क्योंकि ये भी 1x है और ये भी क्या है, 1x है, ताकि मैं जैसे घटाऊंगा तो 1x से 1x क्या हो जाएगा, हट जाएगा, विलोपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलोपित। तो अब अपन इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ देखना समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो ये घटा दो। 1 में से 2 घटा रहे तो पहले उसको व्यवस्थित रूप से लिखेंगे अपन, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इसमें से अपन घटा रहे x माइनस 2y बराबर 10। तो ये प्लस का चल रहा है और ये प्लस का चल रहा है। घटा रहे हैं तो क्या होगा, उस चीज पर ध्यान दें, जब भी आप घटाते हो तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, पलट जाते हैं। यानी ये आपका प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखो माइनस का 3y और ये है प्लस का 2y, प्लस का 2y। तो बट अब 3 और 2 का अंतर तो कितना होता है, 1, तो 1y आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का y हो जाएगा।
अब ये देखो -10 और -10 जुड़ेगा तो -20 हो जाएगा, तो y से y आपका क्या हो गया, कट गया है। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनली कितना आ जाएगा साथियों, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। अब y का मान अपन लिखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में, कहीं पर भी लिख सकते हैं, अपन समीकरण 2 के अंदर लिख देते हैं इसका, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में लिखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। y का मान समीकरण 2 में लिखते हैं, तो ये रही समीकरण 2। तो ये आएगा x माइनस 2, y की जगह अपन लिखेंगे, ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20 बराबर 10। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास फाइनली, ये आ जाएगा 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40। तो पहले इसको लिख दो, ये आ जाएगा -40 बराबर 10। तो x बराबर आ जाएगा -40 उधर भेज दो, 10 + 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो फाइनली आपके पास x बराबर कितना आ गया, 50, और y बराबर कितना आ गया, 20। और x आपने किसकी उम्र मानी थी साथियों, नूरी की। तो नूरी की कितनी आ गई, वर्तमान आयु आपके पास 50 वर्ष आ गई है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे अपन यहाँ पर, अतः अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, और वो आ गई है आपके पास 50 वर्ष। कितनी आ गई है, 50 वर्ष। तथा सोनू की वर्तमान आयु, दूसरा अपने पास क्या था, सोनू, और वो अपने मानी थी वर्तमान आयु कितनी, y, और y का मान कितना है, 20। तो यह आ जाएगा 20 वर्ष। तो इस प्रकार साथियों अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो यहाँ पर क्लियर होता है। हमने x और y का यहाँ पर क्या कर लिया साथियों, मान ज्ञात कर लिया है विलोपन विधि से, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। तो साथियों अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है साथियों, कोई मीना है जो एक बैंक में जाती है। कहाँ जाती है, बैंक में जाती है। यानी मीना नाम की कोई लड़की है, वो जाती है आपके पास बैंक के अंदर। कहाँ जाती है, बैंक में। और वो खजांची से साथियों कितने रुपए लेकर के आती है, तो वो 2000 रुपए लेकर के आती है। कितने रुपए लेकर आती है, 2000। लेकिन 2000 रुपए के अंदर आपको क्या क्या नोट देखना है, तो एक तो वो लेकर आती है 50 रुपए का नोट, और एक लेकर के आती है वो 100 रुपए का नोट। तो एक तो वो लेकर के आई 50 रुपए के नोट, और एक उसने लाई थी वो 100 रुपए के नोट। अब हमें यह नहीं पता है कि 50 रुपए के नोट कितने हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं। अगर हमें वो पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस चीज को आसानी से बता सकते हैं कि उसने कितने नोट लेकर गई थी। तो लेकिन उस चीज को पता करने के लिए अपन मान लेते हैं कि 50 रुपए के कितने नोट थे साथियों, तो यहाँ पर x नोट थे। 50 रुपए के कितने थे, x, और 100 रुपए के कितने नोट थे, तो y नोट थे। हमें उन नोटों की संख्या ज्ञात करनी है कि वहां पर 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे। तो जो चीज हमें ज्ञात करनी है वो चीज अपन ने क्या कर ली है, मान ली। अब मेरी बात सुनो कि 50 रुपए के x नोट थे, तो 50 रुपए से आपके पास अमाउंट कितना बना, तो वो बनेगा 50x बनेगा। भाई मैं बोलूँ कि 50 रुपए के अपने पास, 50 रुपए वाले अपने पास मान लेते हैं कि 10 नोट है। कितने नोट है, तो 10 नोट। तो उससे आपके पास अमाउंट कितना बना, तो वो हो जाएगा 50 इंटू 10 यानी 500। तो उससे अमाउंट बनेगा आपके पास, वो बनेगा आपके पास 500। यानी मैंने मान लिया कि 50 के x नोट है, तो अपने पास अमाउंट कितना बना, 50x बना। तो ये तो बना 50 रुपए से अमाउंट। वैसे अपन 100 रुपए के नोट भी लेके आए। अब 100 रुपए के नोट अपने पास माना कि y है, और मैंने मान लिया y की जगह अगर मैं बताऊं कि 100 रुपए के नोट आपके पास कितने हैं, 20 है। कितने हैं, 20 है। तो आपके पास अमाउंट बनेगा 100 इंटू 20 यानी 2000 बनेगा। अब इसी प्रकार अगर नोटों की संख्या हमें पता नहीं है तो y है, तो 100 रुपए के y नोट है, तो इससे कितना अमाउंट बनेगा, वो बनेगा 100y। अब 50 रुपए के जो अमाउंट था और 100 रुपए का जो अमाउंट था, ये दोनों मिलकर के कितना मिला उसको, तो उसको मिला को 2000 रुपए। तो वो मिल गया आपके पास बराबर में कितना, 2000। तो जो वहां पर बोला गया है एक लैंग्वेज के अंदर, उसको अपन ने किस में डाला है, समीकरण के अंदर डाला है। तो अब मेरी बात सुनो, एक तो आपके पास 50 रुपए के नोट कितने थे, x, और 100 रुपए के कितने नोट थे, y, और प्रश्न में बोला गया कि कुल नोट कितने हैं, 25। तो हमारे पास x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ये आ जाएगी जैसे अपने पास समीकरण 1, तो ये आ जाएगी अपने पास समीकरण नंबर 2। यानी यहाँ पर जो बोला गया है उसको अपन ने क्या कर दिया है, तो इसको अपन क्या करते हैं, अब लैंग्वेज में डालने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सॉरी 20 की जगह 25 आएगा, ठीक है। कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो नहीं रहा, तो इसको क्लियर करते हैं अपन, लैंग्वेज में डालते हैं क्वेश्चन को। यहां शुरू करेंगे अपन इसका हल। माना 50 रुपए के
नोटों की संख्या, नोटों की संख्या हमें पता नहीं है तो कितनी मान ली x, तथा एक 100 का नोट है तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मान ले y, नोटों की संख्या, और वो मैंने मान ली है y। अब बात करते हैं साथियों प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार बात करते हैं। और प्रश्न के अनुसार क्या बात करते हैं, फर्स्ट स्थिति की बात करते हैं, या फिर अपन बात कर लेते हैं कि कुल नोट कितने अपने पास, प्रश्न में कुल नोट कितने बोलेगे आपके पास, तो आप बोलोगे साथियों कुल नोट हमें दे रखे हैं 25। और कुल नोट किससे बनेंगे, एक तो 50 रुपए के नोट से और एक 100 रुपए के नोट से। तो 50 के कितने नोट है x और 100 के कितने नोट है y, तो x और y को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x और y को नोट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये आपके बन गए समीकरण नंबर 1। और टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल रुपए कितने दे रखे, वो मीना कितने रुपए लेके आती है, 2000 रुपए लेके आती है। तो 2000 रुपए कैसे बनेंगे, तो 50 को x से गुणा करूंगा तो 50 रुपए से आ जाएगा अमाउंट, और 100 को y से गुणा करूंगा तो इन नोटों से बनने वाला आ जाएगा अमाउंट, और दोनों के अमाउंट को जोड़ देंगे कि 50 रुपए वाले से इतना रुपए बना और 100 रुपए वाले नोटों से इतना रुपए बना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड स्थिति हो जाएगी आपके पास, और ये आपके पास फर्स्ट स्थिति थी। अब ये आ जाएगा आपके पास 50x प्लस 100y बराबर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000। यहाँ पर इसको थोड़ा अपन सोल्व कर सकते हैं, सोल्व ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ 50 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 50, थोड़ा छोटा रूप बन जाएगा समीकरण का। तो 50 को अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 50 का भाग 50 में देंगे तो कट जाएगा, बचेगा x, प्लस यहाँ पर 50 का भाग 100 में देंगे तो जाएगा 2 बार, और ये 2 बार जाएगा और y की जगह y आ जाएगा, बराबर कितना है तो 2000 हो जाएगा, कितना 2000। ये 50 यहाँ गुणा में चल रहा तो उधर जाएगा तो भाग में, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y बराबर, ये हो जाएगा 2000 बटे 50। 0 से 0 साफ कट रहा है, और 5 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जा रहा है, तो ये आ जाएगा 40 बार, कितनी बार जा रहा है 200 में 40 बार जा रहा है। तो समीकरण बन गई आपके पास साथियों, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा x प्लस 2y बराबर 40, ये आपके पास बन गए आपके पास समीकरण नंबर 2। ठीक है साथियों, अब समीकरण एक और दो को साथियों अपन विलोपन विधि से हल करेंगे और x और y का मान ज्ञात करेंगे, और x और y के मान जो आएंगे वही अपने पास 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या होगी। तो यहां तक आप इसको अच्छे से नोट करें ताकि अपन समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर सके। तो साथियों समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि x भी यहाँ पे प्लस का है और y भी आपके क्या है माइनस का, सॉरी y भी आपके क्या है प्लस का है। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह नहीं है, यानी हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें अब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाना हम ये ध्यान रखेंगे कि x या y में से कौन बराबर चल रहा है। तो आप देखोगे x वाला बराबर चल रहा है, अगर बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं किसी ना किसी संख्या से गुणा करके। बराबर दे रखा है तब आप डायरेक्ट घटा दो, तो डायरेक्ट घटाएंगे तो अपन लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। इसमें देखो बड़ी संख्या दिख रही है ना, इसलिए मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं। अगर आप 1 में से 2 घटाओगे तो भी सही है, गलत नहीं है। तो यहां पर देखना समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो आप घटाइए, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए, तो 2 की जगह लिखूंगा मैं x प्लस 2y बराबर 40। इसमें से क्या घटाना है, ये वाली 1 को, तो x प्लस y बराबर 25। घटाते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चिन्ह चल रहा है पहले, उस चिन्ह को आप क्या कर दो, बदल दो। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का क्या होगा माइनस, क्योंकि घटाते तो वो माइनस से गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस से गुणा। अब आप इस गोले वाले चिन्ह को भूल जाओ, यानी पुराने चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सीधा मतलब है नए चिन्ह से। तो ये देखो प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे साथियों, कट जाएंगे, क्योंकि सेम सेम संख्या एक प्लस की एक माइनस की हो तो कट जाती है। अब यहाँ देखो ये 2y है, 2y में से y जाएगा तो कितना बचेगा, तो y बचेगा, प्लस का 2y माइनस का y, तो यह जाएगा y। अब देखो 40 में से आप 25 घटा दो तो यह आ जाएगा आपके पास 15, यानी y बराबर आपके पास कितना आ गया है, फाइनली 15 आ गया, कितना आ गया 15। अब y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में लिखो या समीकरण 2 में, तो हमको उस समीकरण में लिखना जहां पर हमको क्या सोल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो यहाँ पर समीकरण 1 में सोल्व करना आसान है, तो y का मान अपन सीधा किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जहां y है वहां पर अपन 15 लिख देंगे। तो y कहाँ है, ये रहा, तो x की जगह x ऐसा का जाए,
ऐसा आ जाएगा, और y की जगह आपके 15 और बराबर 25, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 15, तो x बराबर आ जाएगा 10। x हमने किसको माना था और y हमने किसको माना था, तो x हमने माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई है, तो 15 आ गई है। तो फाइनल आंसर अपन लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 50 रुपए के नोटों की संख्या x, यानी वो अपने पास कितनी आ गई है 10 आ गई है, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, और वो कितनी है, तो वो थी y, और y का मान कितना आया है 15, तो ये आ जाएगा 15। तो इस प्रकार अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसको आप ऐसा का ऐसा व्यवस्थित तरीके से नोट कर लें। तो साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अपना क्या है लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि एक पुस्तकालय है, क्या है इसमें बोला गया, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसको लैंग्वेज में डालेंगे। एक पुस्तकालय है, यहाँ से अगर आप कोई पुस्तक इशू कराता हो यानी एक पुस्तक लेता हो, तो यहाँ से 2 प्रकार से चार्ज लिया जाता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला चार्ज ये रहता है कि 3 दिन का आपका फिक्स चार्ज लेता है। क्या लेता है, फिक्स चार्ज, यानी 3 दिनों का तो ये फिक्स चार्ज है। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा कोई बुक रखते हो, जैसे 4 दिन रख लिया, 5 दिन रख लिया या 7 दिन रख लिया, तो आपका प्रत्येक दिन यानी प्रत्येक एक्स्ट्रा डे का आपका क्या कर दिया जाता है, अलग शुल्क वसूला जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार से शुल्क की वसूली की जा रही है। पहले तो हो जाएगा 3 दिन का जो फिक्स रेट है वो, और उसके बाद यानी प्रत्येक एक्स्ट्रा डे का आपके वापस अलग अलग चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं कि क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, सरिता है, वो सरिता किसी बुक को किसी लाइब्रेरी से इशू कराती है और वो कितने दिन के लिए रखती है, वो 7 दिनों के लिए उस किताब को रखती है। कितने दिनों के लिए रखती है, 7 दिनों के लिए किताब को रखती है। तो 7 दिनों के लिए किताब को रखती है, तो पहले वो क्या करेगी, 3 दिनों का फिक्स चार्ज देगी, 3 दिनों का फिक्स चार्ज देगी। अब आपको ये पता नहीं कि 3 दिन का चार्ज कितना है, तो अपन यहाँ पर 3 दिन का चार्ज कितना मान लेंगे, x रुपया मान लेंगे। कितना रुपया मान लेंगे, x रुपया। तो सबसे पहले जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो अपन ने मान लिया x रुपया, और प्रत्येक एक्स्ट्रा देगा यानी प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन का कितना चार्ज वसूला जा रहा था वो अपन ने मान लिया y रुपए, यानी हर एक एक्स्ट्रा डे का कितना हो जाएगा y। जैसे 2 दिन रखेंगे अपन तो 2y हो जाएगा, 5 दिन रखेंगे तो 5y हो जाएगा। तो 7 दिनों को अपन ने 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक तो 3 और 3 और एक हो जाएगा 4। 3 दिन का आपका फिक्स किराया कितना लगेगा, तो वो लगेगा x। अब 4 दिन ये कैसे है, एक्स्ट्रा है, यानी ये अतिरिक्त दिन है। ये क्या है, अतिरिक्त दिन है। तो 4 दिन एक्स्ट्रा है, तो एक दिन का कितना ले रहा है एक्स्ट्रा डेज का y, तो 4 दिन का कितना लेगा, 4y लेगा। और इस प्रकार वो ओवरऑल 7 दिनों का कितना रुपए देकर आती है, तो वो 7 दिनों के देकर के आती है 27 रुपए। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इस प्रकार से ये अपनी कौन सी बन जाएगी, समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम वो क्या करती है, किसी बुक को इशू कराती है और उसको 5 दिनों के लिए रखती है। कितने दिनों के लिए रखती है, 5 दिनों के लिए रखती है। तो 5 दिन को अपन कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे साथियों, तो 5 दिन को अपन 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक तो 3 दिन का फिक्स किराया और एक 2 दिन अपने पास एक्स्ट्रा। देखो ये तो अपने पास फिक्स किराए में जाएगा, किस में जाएगा, फिक्स। और 3 दिन का फिक्स कितना है, x है, ठीक है। तो एक तो उसको x रुपया देना पड़ेगा। दूसरा 2 दिन अपने पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, एक्स्ट्रा। और एक दिन एक्स्ट्रा होता तो उसका कितना किराया लगता है, y लगता है। तो 2 दिन एक्स्ट्रा तो कितना लगेगा, 2y लगेगा। और इस प्रकार वो कितने रुपए देकर आती है, ओवरऑल फिक्स और एक्स्ट्रा डेज के मिला करके कितने रुपए देकर आती है, 21 रुपए देकर आती है। ये अपने पास क्या बनेगी, समीकरण नंबर 2 बनेगी। तो इस प्रकार इस सवाल को करना है जिसमें हमको दो किराए मानने पड़ेंगे। सबसे पहला किराया मानना पड़ेगा जो फिक्स किराया है वो 3 दिन का। तो मान लेंगे कि माना 3 दिन का फिक्स किराया कितना है, x रुपए है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y रुपए है, ताकि अपन क्या कर सके, ओवरऑल किराया निकाल सके। तो इसको यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ, इसको अपन लैंग्वेज में डालते हैं। तो यहाँ पर अपन मानेंगे, माना 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, और वो अपन ने मान लिया कितना है, x रुपए। कितना रुपए, x रुपए। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, और बराबर में कितना हो गया, y रुपए। कितना हो गया, y रुपए। अब बात करेंगे अपन प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है।
तो प्रश्नानुसार लेंगे और सबसे पहले लेंगे अपन फर्स्ट स्थिति। फर्स्ट स्थिति में वो सरिता किसी बुक को कितने दिन के लिए लेकर आती है, तो वो लेकर के आती है 7 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए लेकर आती है? 7 दिनों के लिए। 7 दिन को यहाँ पर कितने पार्ट में बांटेंगे? 2 पार्ट में, एक तो 3 और एक 4। 3 दिन का जो फिक्स किराया है वो आ जाएगा आपके पास x, और 3 दिन तो फिक्स हो गया, और एक है आपके पास 4। 4 क्या है? अतिरिक्त दिन है। एक अतिरिक्त दिन का कितना रुपए है? y रुपए। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4y। और फाइनली वो कितने रुपए देकर आती है? 27। यानी इस प्रकार से आ जाएगी अपने पास समीकरण नंबर 1। अब अपन बात करते हैं सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति में सरिता किसी बुक को कितने दिन के लिए इशू करती है, तो वो करती है वहां से बुक को 5 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए है? 5 दिनों के लिए करती है। तो 5 दिनों को कितने पार्ट में बांटेंगे अपन? 2 पार्ट में बांटेंगे। एक तो 3 दिन का फिक्स किराया और एक आपके पास 2 एक्स्ट्रा डेज। तो 3 दिन का फिक्स किराया यानी एक तो उसको देना पड़ेगा x रुपए। अब 2 एक्स्ट्रा डेज है, कितने दिन अतिरिक्त है? 2, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? y। तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। यानी फाइनली वो कितने रुपए देती है? 21। और ये आ जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 अपने को यहाँ पर मिल चुकी है, यानी हमने उस लैंग्वेज को किसमें डाल दिया है? समीकरणों में डाल दिया है। अब समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको यहाँ तक अच्छे से नोट कर लें। तो साथियों अपने दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर x वो भी पॉजिटिव है और y है वो भी आपका कैसा है? पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ घटाना पड़ेगा। तो अपन ये देखेंगे कि क्या x और y में से कोई गुणांक बराबर है, तो आप देखोगे x वाला बराबर है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो घटाएंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? यहाँ से विलोपित हो जाएगी। बराबर नहीं होते तो हमें इनको क्या करना पड़ता? बराबर करना पड़ता। तो यहाँ पर बड़े किस में चल रहे हैं? समीकरण 1 में। छोटे अक्षर किस में चल रहा है? छोटे अंक 1 2 में चल रहा है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 में से 2 को अपन घटा देते हैं। समीकरण 1 हो जाएगी आपके पास x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 हो जाएगी x प्लस 2y बराबर 21। तो घटाने में क्या ध्यान रखेंगे? जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या प्लस है, तो चिन्ह को बदल देंगे। प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब पुराने चिन्हों को भूल जाओ। ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, खत्म। ये आपके पास प्लस का 4y माइनस का 2y, तो 4 में से 2y जाएगा तो कितना y बचेगा? प्लस का 2y बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 27 में से 21 घटा दो तो यह आ जाएगा आपके पास फाइनली 6। तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 6/2, यानी y बराबर आ गया आपके पास 3 आ गया। कितना आ गया? 3। y का मान समीकरण 1 और 2 में कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन लिख देते हैं इसको समीकरण नंबर 2 में। कहाँ लिख देते हैं? समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये रही समीकरण 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, y की जगह अपन लिख देंगे 3 बराबर कितना है? ये 21। तो x बराबर आ जाएगा 2 × 3, यह आ जाएगा आपके पास 6 बराबर 21। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 21 माइनस 6, यानी x बराबर आ जाएगा ये 15। कितना आ जाएगा? 15। x अपन ने क्या माना था? तो x अपन ने माना था 3 दिन का नियत किराया। तो अपने पास 3 दिन का नियत किराया कितना आ गया? 15 रुपए आ गया। और हमने माना था y किसको माना था? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना आ गया है? 3 रुपए आ गया। तो अपन लिखेंगे फाइनली आंसर के अंदर, अतः 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, और वो हमें कितना मिला है? तो वो मिला है 15 रुपए। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो मिल जाए अपने पास 3 रुपए। कितना मिला है? 3 रुपए मिला है। तो हमें इसमें यही ज्ञात करना था कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना लगेगा और नियत किराया कितना लगेगा, जो कि हमें यहाँ पर क्या है? फाइनली मिल चुका है।
तो यहाँ अपनी प्रश्नावली जो 3.3 और जो अपनी प्रश्नावली 3 थी वो यहाँ पर फिनिश होती है। और आने वाली क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 4 को क्या करेंगे साथियों, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करें, इनको अच्छे से एक बार क्या करें, रिवाइज करते हैं। तो मिलते हैं अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। और अंत में सिर्फ इतना ही कह के जाएंगे कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।